दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से वो नेता हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल है और कौन सा नेता ऐसा है जो बिंदास अंदाज में प्रचार करते हुए टिकट की दावेदारी यहां पे सबसे ज्यादा मजबूती से कर रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और 2019 के चुनाव परिणाम में किसने किसको हराया था और साथ ही साथ बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस व इनेलो की तरफ से कौन से बड़े वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में शामिल है। और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास से। धन्यवाद अजय जी। जी आइए अब आपको बताते हैं बिंदास अंदाज में कि उकलाना हलके के बिंदास कौन कौन से नेता हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल है और किसने किसको 2019 के चुनाव में मात दी थी। जेजेपी की तरफ से, जी हां, जेजेपी की तरफ से यहां से चुनाव लड़ा था अनूप धानक ने और उन्हें जीत मिली थी। जी हां, उनको 65,370 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी की आशा खेदड़ को हराया था। कितने वोटों से? 23,693 वोटों से अनूप धानक ने आशा खेदड़ को हराया था। वहीं तीसरे स्थान पे बाला देवी रही थी। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बाला देवी 11,573 वोट इनको मिले थे। वहीं चौथे स्थान पे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल रहे थे जिनको 10,353 वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें पांचवें स्थान की तो पांचवें स्थान पे भजनलाल रहे थे जिनको 4,206 वोट मिले थे। और वहीं छठे स्थान की अगर हम बात करें तो छठे स्थान पे ललिता टाक रही थी जिनको 1,873 वोट मिले थे। और वहीं सातवें स्थान की अगर हम बात करें तो मंजीत रंगा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको 1132 वोट मिले थे। और वहीं अगर थोड़ा सा पीछे हम चले 2014 के चुनाव में तो यहां से आईएनएलडी के अनूप धानक विधायक बने थे। जी हां, 2014 में आईएनएलडी की तरफ से अनूप धानक ने चुनाव लड़ा था और जिन्होंने बीजेपी की सीमा गेबीपुर को 17,927 वोटों से हराया था। और कांग्रेस के सिटिंग एमएलए रहे नरेश सेलवाल तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो आपको बता दें कि 2009 में यह हलका जब अस्तित्व में आया था, पहला चुनाव हुआ था, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेश सेलवाल विधायक बने थे जिन्होंने आईएनएलडी की सीमा गेबीपुर को 3,738 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जो 2019 के विधानसभा चुनाव में 23,693 वोटों से जेजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी, वही हलका 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 25,964 वोटों से जीता देता है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में 25,694 वोटों से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। वहीं अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 80,000 है, ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 2,02,000 है और शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 14,000 मतदाता है। वहीं कुल आबादी अगर हम उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2,16,000 के करीब यहाँ की आबादी है। अब हम चर्चा करेंगे टिकट के दावेदारों की। उससे पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, क्या लगता है उकलाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, उकलाना विधानसभा क्षेत्र मूल रूप से चौधरी देवीलाल के प्रभुत्व का इलाका रहा है जी। हालांकि उकलाना वर्ष 2009 में ही अस्तित्व में आया, लेकिन इसमें जो गांव जो इलाका आया वो कुछ भट्टू इलाका हल्के का था, जुड़ा तो कुछ गिराए हल्के का या बरवाड़ा हल्के के कुछ गांव जुड़े और उसके बाद वर्ष 2009 में ये हल्का बना। परंतु यहाँ पे शुरू से ही चौधरी देवीलाल के परिवार का प्रभुत्व रहा है इस इलाके के ऊपर। और उसी कड़ी में यहाँ से वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में और वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में अनूप धानक ही दोनों बार विधायक बने थे। वो पहले आईएनएलडी से विधायक बने और जब इंडियन नेशनल लोकदल
टूट करके उसमें से जननायक जनता पार्टी बनी, तो वो जननायक जनता पार्टी में चले गए और पिछली बार वो 2019 में जननायक जनता पार्टी से विधायक बन करके प्रदेश में मंत्री भी बने जी। तो परंतु जो अभी वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें यहाँ से 25,000 से ऊपर मतों से कांग्रेस के जयप्रकाश जी सांसद को बढ़त मिली। और इसी कड़ी में जो दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे कांग्रेस का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का ग्राफ जो है प्रदेश में कुछ कम हुआ है और विशेष तौर पर जननायक जनता पार्टी का जनाधार तो लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो उस नाते से आने वाला चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हम बढ़त लेती हुई दिखाई देती है जी, कांग्रेस के लिए बढ़त लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए अब आपको बता दें कि टिकट के दावेदारों में उकलाना विधानसभा क्षेत्र से कौन से बिंदास चेहरे हैं जो यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई और उन टीमों के माध्यम से जिनके नाम सबसे ऊपर आए हैं उन नामों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। तो आशा खेदर यहाँ से टिकट की दावेदार हैं, जिला प्रधान हैं और साथ ही साथ पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं, वो यहाँ से टिकट की दावेदार हैं। और इनके अलावा सीमा गैबीपुर, जी हाँ, पूर्व प्रत्याशी रही हैं, सीमा गैबीपुर भी यहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि आशा खेदर जी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं जी, और पहले भी यहाँ से वर्ष 2019 में वो चुनाव लड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सीमा गैबीपुर जी यहाँ से एक बार INLD की टिकट पे और एक बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं। तो दोनों ही महिलाएं हैं, दोनों ही इस इलाके में सक्रिय भूमिका निभाती हैं जी। तो यदि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है जी, तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक महिला के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जता सकती है। परंतु आशा खेदर जी के ऊपर जैसे अभी लोकसभा चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह जी ने कहीं ना कहीं दबी जुबान से जो भीतरघात के आरोप लगाए, उसके चलते कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी शायद मैं समझता हूँ कुछ कमजोर पड़ सकती है। बाकी पार्टी नेतृत्व के वो काफ़ी नज़दीक हैं, उस नाते से पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा प्रदेश का। परंतु अगर महिलाओं की बात आती है तो इन दोनों महिलाओं में से पार्टी किसी एक के ऊपर यकीन जता सकती है जी। प्रदीप जी, आपने कहा कि उनके ऊपर आरोप की चर्चाएं आई थी, लेकिन जब वो ये बात आला कमान तक पहुंची तो निश्चित रूप से इन बातों से पर्दा उठा और ये सामने निकल के आया कि आशा खेदर ने जितनी मेहनत रणजीत सिंह चौटाला के लिए की थी उतनी मेहनत जिले में किसी और बीजेपी के नेता या नेत्री ने नहीं की थी। और इससे भी एक कदम आगे जो आशा खेदर है वो अच्छी वक्ता है और पार्टी में लगातार दिन प्रतिदिन जो है उनकी मजबूती बनती जा रही है। नहीं, देखिए अजय जी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ भीतरघात की या नहीं की, मैं ये नहीं कहता, वो तो वो जानती हैं या पार्टी का नेतृत्व तो जानता है। लेकिन जो जिस तरीके से चौधरी रणजीत सिंह की बात मैंने कही है, हो सकता है कई बार चुनाव हारने के बाद व्यक्ति को कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, कुछ कार्यकर्ता किसी दूसरे नेता या कार्यकर्ता के बारे में कुछ ऐसी बातें कहता है, उसकी वजह से ये बातें आई हों। तो उस नाते से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण अवश्य दिया होगा और पार्टी नेतृत्व ने उनके ऊपर यकीन किया होगा, तभी वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पे बनी हुई है। वरना अगर वो ऐसा कुछ करती तो पार्टी उनको जिला अध्यक्ष पद से हटा भी सकती। जी बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें टिकट के अगले दावेदारों की तो बहादुर सिंह, जी हाँ, बहादुर सिंह नंगथला से हैं, पहले पुलिस में थे और सीएम सैनिक के नजदीकी लोगों में उनकी गिनती होती है। बहादुर सिंह भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं चंद्र प्रकाश बोस्ती, जी हाँ, चंद्र प्रकाश बोस्ती जो कि सफाई कर्मचारियों के हमेशा संपर्क में रहते हैं, सरकार की तरफ से जो आयोग बनाया गया उस आयोग में भी ये मेंबर रहे हैं। ये दोनों ही नाम टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, बिल्कुल बहादुर सिंह जी की बात हो चाहे चंद्र प्रकाश जी की बात हो, इन दोनों में से कोई भी एक उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि हमने पहले जो दो महिलाओं की चर्चा की, सीमा गैबीपुर जी और आशा खेदर जी, वो दोनों चुनाव हार चुकी हैं। जो कहीं ना कहीं पार्टी यदि इस बात पे विचार करे तो कहीं ना कहीं बहादुर सिंह जी या चंद्र प्रकाश जी के ऊपर भी पार्टी इस बात से यकीन जता सकती है कि तो दोनों ही क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं
और मुख्यमंत्री जी के साथ नज़दीकियां हैं, तो हो सकता है पार्टी इनमें से भी किसी एक के ऊपर भरोसा जता सकती है। जी, वहीं उसके बाद अगर हम बात करें विकास सेहलवाल की, वर्तमान जिला पार्षद है वार्ड नंबर 1 से, और इनके पिताजी बीजेपी में काफी एक्टिव हैं, इसी लिहाज से इनका नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। विकास सेहलवाल भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं शमशेर गिल, जी हाँ, शमशेर गिल है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, विकास जी की स्वाभाविक दावेदारी बनती है क्योंकि वो जिला पार्षद हैं और जिला पार्षद के इलाके में काफ़ी क्षेत्र आता है, काफ़ी मतदाता आते हैं, उस नाते से उनकी दावेदारी भी स्वाभाविक बनती है। लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। और इसी तरीके से शमशेर जी की जो बात आपने कही, बिल्कुल पार्टी के संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो पार्टी इन दोनों में से भी किसी न एक के ऊपर अवश्य विचार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है या महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, तो निश्चित रूप से अभी भी जिस प्रकार आशा खेदड़ को जिम्मेवारी जिले की कमान उनको सौंपी गई है, तो ऐसे में क्या लगता है उनकी मजबूती टिकट के दावेदारों में अन्य नामों की अपेक्षा बन सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अजय जी, क्योंकि वो पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है, पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पे भी हैं, पहली भी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, पार्टी की बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उस नाते से। और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण देने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मैं समझता हूँ औरों की अपेक्षा मजबूत दिखाई पड़ती है। जी, बीजेपी के बाद आइए अब हम बात करते हैं आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। यहाँ पे बलराज सभरवाल हैं, एक्स ईटीओ हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल। और वहीं विजय सेलवाल है सुरेवाला से, ये दो नाम भी आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, बलराज जी हों चाहे विजय सेलवाल जी हों, आईएनएलडी के कार्यकर्ता हैं और टिकट के स्वाभाविक तौर पर दावेदार भी हैं। परंतु जैसे कि अभी जो गठबंधन की बात है, अभी आईएनएलडी की जो दावेदारी की बात है वो गठबंधन पे निर्भर करेगी कि क्योंकि ये आरक्षित विधानसभा सीट है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा या आईएनएलडी का चुनाव लड़ेगा, और उनकी जो दावेदारी है इसी बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ से गठबंधन का कौन सा भागीदार सहयोगी चुनाव लड़ेगा। इसी बात पे बलराज जी की और विकास सेलवाल जी की दावेदारी, विजय सेलवाल जी, हाँ विजय सेलवाल जी की। जी, वहीं इसके बाद अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो यहाँ पर ललिता टाक जो कि पूर्व प्रत्याशी है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वीरेंद्र सोथा युवा नेता हैं, वीरेंद्र सोथा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, चाहे ललिता जी की बात हो या वीरेंद्र सोथा जी की बात हो, फिर बात वही आती है कि ये सारी चीजें गठबंधन तय करेगा कि यहाँ से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद ही उम्मीदवारी तय हो सकती है। निश्चित रूप से ये दोनों अच्छे कार्यकर्ता हैं और यदि पार्टी एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ती है तो इन नामों पे अवश्य पार्टी विचार करेगी और इनमें से कोई भी एक दावेदार हो सकता है। जी, वहीं जेजेपी पार्टी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से अनूप धानक जो है वो टिकट के दावेदारों में प्रबल तौर पर शामिल है। मंत्री भी हैं, हालांकि उनकी टिकट कटना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें रोहतास कंडूल की, पूर्व सरपंच है, ये भी टिकट के दावेदार हैं। और कमल कायत पार्षद प्रतिनिधि हैं। ये दो चेहरे, दो नाम अनूप धानक के अलावा टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अजय जी, बिल्कुल अनूप धानक जी वहाँ से टिकट के स्वाभाविक तौर पे ही दावेदार हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और जननायक जनता पार्टी के सबसे समर्पित लोगों में से एक हैं, जिनकी जो पूरे 5.5 वर्ष के कार्यकाल में जो दुष्यंत चौटाला जी के साथ बिल्कुल खड़े रहे हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से वो निष्क्रिय दिखाई पड़ते हैं। वो भी ये भविष्य के गर्भ में है कि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे। यदि अनूप धानक जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, और यदि अनूप धानक जी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो चाहे वो रोहतास जी हों या दूसरे कमल कायत जी हों,
उनके ऊपर पार्टी विचार करेगी, परंतु प्राथमिकता कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अनूप धानिक जी को ही मिलेगी। जी, वहीं आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है थोड़ी लंबी है और कांग्रेस पार्टी के नामों में सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे उभर के आ रहा है, जिसकी वजह से उकलाना विधानसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय अगर हम बात करें कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है कुमारी शैलजा। जी हाँ, सिरसा से लोकसभा सांसद है, पूर्व मंत्री रही हैं और कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद है और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी कुमारी शैलजा को कुछ लोग देख रहे हैं। काफी सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी। तो यही वजह कि कुमारी शैलजा की तरफ से एक बयान भी दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का रास्ता, जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री का रास्ता उकलाना विधानसभा क्षेत्र से होके जाएगा। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार है कुमारी शैलजा यहाँ पे शामिल है। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। केंद्र में मंत्री रही हैं, सांसद कई बार रही हैं, सिरसा से, अंबाला लोकसभा से सांसद रही हैं और वर्तमान में भी वो बहुत अच्छे मतों से सांसद सिरसा लोकसभा से बनी हैं। और उन्होंने हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले अपनी इच्छा जताई थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगी प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय नहीं रही, वो केंद्रीय राजनीति में ही सक्रिय रही हैं। उस नाते से ये बातें हैं, परंतु क्योंकि अभी वो वर्तमान में सांसद हैं तो शायद पार्टी उनको, यदि वो मुख्यमंत्री भी बनती हैं चुनाव के बाद, यदि कांग्रेस पार्टी का बहुमत आता है तो जी वो बाद में भी, अभी वर्तमान में शायद पार्टी उनको विधानसभा का चुनाव ना लड़ाए, पार्टी उनको पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए शायद उनको इस्तेमाल करना चाहेगी। परंतु क्योंकि उनका जो पैतृक गांव है वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी है और यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करती हैं तो मैं समझता हूँ उनके सामने कोई दावेदार भी नहीं होगा और उनकी जीत में भी किसी प्रकार का कोई शक शुबा यहाँ से नहीं हो सकता है। जी, वहीं कुमारी शैलजा के बाद जो टिकट के दावेदार हैं नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। हालांकि पिछली बार भी ये कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाए, इसी वजह से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। तो नरेश सेलवाल पूर्व विधायक भी टिकट के दावेदारों में शामिल है और साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रजलाल बहबलपुरिया की, जी हाँ, ब्रजलाल बहबलपुरिया जो कि पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, जहाँ तक आपने नरेश सेलवाल जी की बात कही है, वो वर्ष 2009 में यहाँ से विधायक बने। पहला जो चुनाव उकलाना विधानसभा में हुआ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव जीते, परंतु वर्ष 2014 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनका प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा। इस नाते से वर्ष 2019 में उनको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्होंने निर्दलीय तौर पर पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके रास्ते में रोड़ा बन सकती हैं, परंतु क्योंकि वो वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं और उसी नाते से वो अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा, परंतु क्योंकि कुमारी शैलजा का यहाँ पे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में खुद का उनका पैतृक गांव है, तो यहाँ से जो टिकट होगी मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जी का ही ज़्यादा योगदान रहेगा, प्रभाव रहेगा। जी, वहीं अगर हम बात करें टिकट के अगले दावेदारों की, तो यहाँ पे बाला खेदड़ जो है पूर्व प्रत्याशी हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है और इनके अलावा सुरजीत नागर हैं, एडीओ हैं अभी, हालांकि अभी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उनकी तरफ से भी यहाँ टिकट की दावेदारी जताई जा रही है। तो बाला खेदड़ और सुरजीत नागर भी टिकट के दावेदारों में शामिल है।
अजय जी, बाला देवी जी निश्चित तौर पे पिछला चुनाव लड़ी थी, परंतु उनका प्रदर्शन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। उस नाते से शायद पार्टी उनके ऊपर दाव ना लगाए। परंतु यदि महिला की बात आती है और कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव ना लड़ें तो उनके ऊपर पार्टी विश्वास जता सकती है। और सुरजीत नागर जी की जहाँ तक बात है, बेशक वो सरकारी नौकरी में हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने निजी संबंधों के, पार्टी नेतृत्व के साथ निजी संबंधों के चलते वो अपनी दावेदारी पेश अवश्य करेंगे। वो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि वो किसके ऊपर यकीन जताते हैं। वहीं उनके अलावा जो टिकट के दावेदारों में नाम शामिल है, अजय खेड़ी बर्की हैं। जी हाँ, अजय खेड़ी बर्की हैं। इनकी माताजी स्वर्गीय राजबाला हजका से पूर्व प्रत्याशी रही हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय खेड़ी बर्की के अलावा अगर हम बात करें रमेश पावड़ा की, रमेश पावड़ा भी सरकारी कर्मचारी है, शिक्षा विभाग में इन दिनों सेवाएं दे रहे हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी देखिए, चाहे अजय खेड़ी बर्की हों या एक नाम जो बीच में मैं गलती से मेरे से छूट गया, ब्रजलाल जी का। जी, ब्रजलाल जी जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में होते थे, बाद में उन्होंने भी हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़ा यहाँ से, और वो कोई ज़्यादा बड़े मत नहीं ले पाए थे। और इसी तरीके से राजबाला जी जो अजय खेड़ी बर्की जी की जो माता जी थी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस से ही। तो क्योंकि पार्टी में वो बाद में आए हैं क्योंकि जनहित कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी दावेदारी में इतना ज़्यादा मजबूती नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक आपने रमेश जी की बात कही, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी पार्टी नेतृत्व के साथ संबंधों के से ही अपना टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो पार्टी नेतृत्व का फैसला करना है कि वो उन किसके ऊपर यकीन जताता है या नहीं जताता है, ये पार्टी आने वाला समय बताएगा। जी, वही अंतिम नाम के रूप में ईश्वर खेदड़ है, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। तो ये थे बिंदास हरियाणा के तमाम वो बड़े चेहरे जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। लेकिन चलने से पहले अंतिम सवाल जो है प्रदीप जी से कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है उकलाना विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला बन पाएगा? अजय जी, त्रिकोणीय मुकाबला बनने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमने जितने भी नामों पर चर्चा की है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नाम हो, जी, जो जो टिकटों का वितरण नजदीक आएगा, या बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा या कोई किसी अन्य पार्टी में जाएगा। तो अभी जो ये हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत सारा एक बदलाव आने की उम्मीद भी रहेगी। और जो दूसरी बात आपने की त्रिकोणीय मुकाबले की, वर्तमान में त्रिकोणीय मुकाबला तो शायद ना हो, परंतु फिर भी यदि अनूप धानक जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ से सीधा मुकाबले की ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे मुकाबले की ही चांस है। यदि अनूप धानक जी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद हो सकती है। जी, ये थे उकलाना विधानसभा क्षेत्र के टिकट के दावेदार। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कौन से बड़े चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत है। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा नाम जो बिंदास हरियाणा के सर्वे में छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, दीजिए अब आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रदीप जी को इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे वहां के जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।